वेरी गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम मनीषा मिश्रा है। सर मेरा नाम मोहम्मद जिशान अंसारी है। सर हम दोनों ने अभी रिसेंटली में ग्रेजुएशन पास आउट किया है और हम सभी जानते हैं आपने JRF नेट में 2019 में फर्स्ट रैंक अचीव की है अपने वैकल्पिक विषय हिंदी में। तो हम दोनों या हम जैसे जो एस्पायरेंट्स हैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। आपकी जो स्ट्रेटजी रही है JRF के विषय में, मतलब कैसे आपने प्रारंभ किया, क्या क्या आपका बुक्स कलेक्शन रहा है, जो भी आप मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, जो भी राइटर्स रहे हैं, उसके बारे में हम सभी एस्पायरेंट्स जानना चाहते हैं। सर आपका हिंदी में रुझान कब से हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा पर्सनल क्वेश्चन यही है कि आपका हिंदी में रुझान कब से हुआ। तुम दोनों लोगों को बहुत ही शुभ प्रभात। जैसा कि जिशान ने मुझसे पूछा कि आपका रुझान हिंदी में कब से हुआ, तो ये कोई बात है वही 11th क्लास की। जब मैं 11th क्लास में आया तो मैंने पहले साइंस साइड ले रखा था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल मैम थी, लता मैम, तो उन्होंने मुझे कहा कि साइंस साइड क्यों ले रहे हो। तो मैंने कहा कि मतलब एक तरीके से रिलेशन वालों की एक चाहत होती है या घर वालों की चाहत होती है कि साइंस साइड से पढ़े लड़का, और साइंस साइड को एक ऐसी धारणा है कि साइंस साइड ही अच्छा है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। बट उन्हीं दिनों मेरा जो रुझान था वो हिंदी की तरफ होने लगा। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। तो जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे मैं हिंदी को और ज़्यादा पढ़ने लगा और ढंग से समझने लगा। जितने भी सिलेबस में 10 कहानियाँ थीं उसमें अमरकांत की बहादुर, कर्मनाशा की हास्य, प्रसाद सिंह की, भीष्म साहनी जी की खून का रिश्ता, तो इन सारी कहानियों को मैंने दर्जनों बार पढ़ा। और तब से एक और जो कवि लगे हुए थे उनको भी पढ़ता था, गद्य पद्य बराबर पढ़ता रहा। तो इस तरीके से हिंदी में मेरा बहुत ज़्यादा रुझान होता चला गया 11th क्लास से। तो मेरी मैम ने कहा कि अगर तुम हिंदी इतना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, हिंदी में ही अगर तुम मतलब अपना कुछ आगे अच्छा बेहतर कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आर्ट साइड में आ जाऊँ, ताकि मतलब एक प्रकार से मैं साइंस साइड में शायद इतना बेहतर ना कर पाऊँ। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने क्या किया, अपने घर पे बात की। घर वाले मेरे मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम साइंस साइड से आर्ट साइड में आना चाह रहे हो तो आ सकते हो। फिर वही 1-2 महीना हो गया था साइंस साइड लिए हुए। फिर अगस्त की बात है लगभग। फिर मैंने क्या किया कि साइंस साइड से, खैर शुक्र है कि फॉर्म नहीं भरे जा पाए थे एग्जामिनेशन के, तो फिर मैं आर्ट साइड में मैंने अपना मतलब ट्रांसफ़र करा लिया और मैं आर्ट साइड में आ गया। और जिस दिन से ये था कि अगर मैं साइंस साइड से आर्ट साइड में आया था तो मैंने ये सोचा था कि अगर मैं इस जगह पे आया हुआ हूँ तो मुझे इसमें कुछ बेहतर करना है। अगर हम अक्सर होता क्या है कि इंसान छोड़ देता है, और लेकिन छोड़ देना तो बहुत आसान है, लेकिन छोड़ के कुछ पकड़ना और उस पकड़ करके उसको बेहतर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैंने साइंस साइड छोड़ा है, अगर मैं आर्ट साइड में आया हूँ तो मुझे कुछ बेहतर करना है। तो इसी बेहतर की आशा में मैंने लाइब्रेरी में मेरे जितनी भी हिंदी किताबें थी, भीष्म साहनी जी का तमस, शरद चंद्र जी का देवदास मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे मतलब एक प्रकार से अपनी ज़िंदगी में पढ़ा गया है मेरा पहला उपन्यास है देवदास, शरद चंद्र जी का जो था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन, और इसी प्रकार से वहीं पे मन्नू भंडारी जी की एक कहानी अभी रखी हुई थी। चित्रा मुदगल जी एक लेखिका हैं, उनकी बहुत सी कहानियाँ रखी हुई थी। एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ रखा हुआ था प्रोफेसर सुप्रसाद दीक्षित जी का, वो मैंने पढ़ा और पढ़ करके मैंने तभी से नोट्स बनाए तैयार कर दिए थे हिंदी के। और जहाँ जहाँ मुझे जो मिल जाता था, मतलब मेरी लाइब्रेरी में एक प्रकार से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइब्रेरी 11th-12th क्लास में खंगाल डाली थी। लगभग दर्जनों उपन्यास, दर्जनों कहानियाँ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी समय में मेरी कुछ कहानियाँ भी छपने लगी थी, जैसे कि एक मेरी कहानी बिल्ली का प्रकोप थी, वो छपी, बालवाणी पत्रिका हिंदी संस्थान से निकलती है। एक नैतिकता छपी थी। एक मेरी कहानी थी जंगल का राज, ये छपी थी। और मैंने कुछ और भी कुछ कहानियाँ जो मैं बता रहा हूँ बाल कहानियाँ, इसके अलावा कुछ कहानियाँ और थीं जो एक तरीके से कह सकता हूँ युवाओं की समस्याओं को देखते हुए मैंने लिखी, जैसे फफोले वगैरह। तो वे कहानियाँ मेरी अभी नहीं छपी हैं। तो कह सकते हैं कि तब से मेरा जो रुझान था वो हिंदी की तरफ हो गया। और मैं बराबर मतलब मैंने तब से सोच लिया था कि मुझे जो भी कुछ करना है वो हिंदी में ही करना है। और फिर अपना एक मैंने आगे का टारगेट ये सोचा था कि मुझे अब आगे चल के BA करना है, BA के बाद MA करना है और PhD करनी है। तो आर्ट साइड में आने का परिणाम ये हुआ कि मेरे इंटर में लगभग 80% नंबर आए और मैं अपने सेक्शन का, मैं अपनी क्लास का टॉपर हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद साइंस साइड लेकर के मैं इतने अच्छे नंबर भी नहीं ला पाता। मेरे घर वाले मुझे, चूँकि साइंस साइड में ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद वो ट्यूशन कोचिंग भी ना करा पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा उठाया गया कदम 11th क्लास का बहुत ही एक प्रकार से कह सकता हूँ कि दूरदर्शी पूर्ण कदम था और मैं उसमें सफल भी हुआ।
सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आपने ज़ेआरएफ में अपने वैकल्पिक विषय हिंदी में 100 परसेंटाइल कलेक्ट किए हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये ज़ेआरएफ के बारे में कब से सोचना प्रारंभ किया, मतलब इसकी क्या स्कीम बनाई आपने, इसकी स्ट्रेटजी क्या थी? जैसा कि मनीषा ने क्वेश्चन किया मुझसे कि आपने नेट ज़ेआरएफ के बारे में कब से सोचना स्टार्ट किया और आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, तो जब मैं एमए में आया या जब मैंने एमए में प्रवेश लिया तो तब मैं इससे पहले नेट ज़ेआरएफ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, बस केवल इसका नाम सुन रखा था और ये भी नहीं पता था इसका पैटर्न क्या होता है, परीक्षा कैसी होती है और इसका मतलब एक प्रकार से मुझे किस तरीके से पढ़ना चाहिए। बस ये था कि हाँ एक नेट ज़ेआरएफ की कोई परीक्षा होती है, बस इतना मात्र जानता था। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो वहाँ पर जब डेली क्लास अटेंड करता था तो वहाँ सर आते थे जो पढ़ाने के लिए, तो हुआ क्या कि वो बताया, मतलब वहाँ पे जाकर के सर बताने लगे कि तुम लोग आगे चल के एमए करके नेट ज़ेआरएफ की परीक्षा पास कर सकते हो और ताकि आगे पीएचडी के लिए तुम लोगों को बहुत आसानी रहेगी। तो वहाँ पे फिर जानकारी मिली इसके बारे में कि मतलब हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं लगभग कह सकता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब होने वाले थे, दिसंबर की बात है लगभग, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो गए थे जब मैं सेकंड सेमेस्टर में आ गया था, तो क्या हुआ कि हमसे सीनियर बैच के जो बच्चे थे उसमें से दो लड़कों का नेट हो गया था। तो जब जनवरी में जब हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो जब क्लास में जाता था तो क्या हुआ कि वहाँ पर सर या मैम आते तो बताते बहुत ही मतलब गर्व के साथ यहाँ पे 2 लड़कों का नेट हो गया है। तो तब मैंने अपने मन में सोचा था कि काश काश एक दिन सर मेरे बारे में बताएं और मैं भी वहाँ तक पहुँचूँ। तो उस दिन फर्स्ट टाइम मेरे अंदर एक ख्वाहिश जगी थी कि मैं भी जैसे आज सर इन लड़कों के बारे में बता रहे हैं तो एक दिन मैं भी मेरे बारे में बताया जाए, मैं भी उस लेवल तक पहुँचूँ। तो क्या हुआ कि मैंने उन्हीं में से जो मेरे भैया थे जो सीनियर, तो मैंने कहा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना जो फोटो एक जो पीडीएफ में बना करके जो पेपर हुआ है मुझे भेज देना। तो उन्होंने क्या किया, मुझे व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ भेज दिया फोटो, मतलब जो पेपर हुआ था। और उसके बाद ये बात है लगभग वही लास्ट जनवरी की, तो मैंने फिर अपना वही पेपर को ओपन करके देखा। तो इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं हिंदी बहुत जानता हूँ, कहीं ना कहीं एक थोड़ा दम्भ सा था, जैसे मैंने 11-12 में इतना पढ़ा था तो मुझे ऐसा, ग्रेजुएशन में पढ़ता आया था बराबर, तो मुझे ऐसा लगता था मैं हिंदी बहुत जानता हूँ और एक तो मेरा मतलब मैं बहुत आसानी से कर लूँगा। लेकिन जब मैंने पहली बार पेपर को देखा तो पेपर देख के मैं हतप्रभ रह गया। मुझे ऐसा लगा कि अरे अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि उन 100 प्रश्नों में मुझे मुश्किल से 20 या 22 प्रश्न आ रहे थे, बस सिर्फ मात्र इतने प्रश्न में जान रहा था। ये सेकंड सेमेस्टर में जब मैं आ गया तब की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि जैसे कि इन्होंने पूछा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, तो मैं मतलब एक प्रकार से मैंने पेपर देखा और पेपर के बारे में एक जान भी गया और मुझे मतलब मैंने सोच भी लिया मुझे तैयारी भी करनी है। लेकिन जो एक योजना थी, तो योजना ये थी कि मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मैं अभी 20 पे हूँ, मतलब मुझे भी सिर्फ 20 आंसर्स आ रहे हैं। वो ज़ेआरएफ निकालने के लिए लगभग 90% होने, 90 तक, मतलब 90% तो होने ही, 90% सही होने ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपने अंदर और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा भी इम्प्रूव करना है। और उसके बाद में फिर उस दिन से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो सबसे पहले मैंने क्या तरीका अपनाया कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे, एक प्रकार से कह सकता हूँ कि 2000 से, जो मुझे गूगल पे एक साइट है, तो उस पर साइट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उसमें मैंने मतलब सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डाउनलोड कर लिए। और डाउनलोड करने के बाद में कभी भी मैं जैसे ऑटो में बैठा हूँ या टैक्सी में बैठा हूँ, टेम्पो में बैठा हूँ, कहीं भी बैठा हूँ या कहीं गया भी हूँ, तो अगर मेरे पास खाली टाइम है तो मैं व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के बजाय पेपर सॉल्व करता था बैठ करके। बस मेरे मन में बस ये रहता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लूँ, कहीं भी बस में बैठा जा रहा हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ, बस पेपर सॉल्व करता रहता था। इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मुझे पैटर्न पता चल गया कि पेपर आता कैसे है, ठीक, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और उन्हीं क्योंकि मैंने कोई ट्यूशन, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, तो सारी सेल्फ स्टडी ही बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी और सेल्फ स्टडी से ही मैंने जो पढ़ाई की है। तो हुआ क्या कि मतलब मैं सोचता था कि अब मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, तो ये सब मुझे प्रीवियस पेपर के मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ करके मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो मैं पेपर सॉल्व करता था और उसके बाद में जो उसमें रिकमेंडेड किताबें थी, जो नेट ज़ेआरएफ का जो सिलेबस था, तो मैंने सिलेबस डाउनलोड कर लिया। फिर उसमें जितनी किताबें रिकमेंडेड थी, मैंने कोशिश एक ही कि मैं इसमें से जितनी, मतलब अगर सारी ना भी ला पाऊँ, क्योंकि लगभग 125 किताबें रिकमेंडेड हैं, तो इतनी सारी किताबें नहीं लाई जा सकती हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये सारी नहीं ला सकता हूँ, लेकिन हाँ इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उन किताबों को तो ला ही सकता हूँ। फिर उन किताबों को ला करके फिर मैंने धीरे धीरे
लगभग जो सब पहला पोर्शन जैसे एक प्रकार से उपन्यास था, तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ। उपन्यास मैंने लगभग पढ़े भी थे, जैसे मैंने बताया मैंने 11th-12th में भी बहुत सारे उपन्यास में पढ़ लिए थे, तो उपन्यास तो लगभग सारे पढ़े ही थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो नहीं भी पढ़े थे, तो उन उपन्यासों को पढ़ा। उसके बाद कहानियों पे आया, जितनी कहानियाँ लगी हुई हैं उन कहानियों को पढ़ा। उसके बाद निबंध पढ़े और बाद में फिर जितने काव्य संग्रह थे उनको, मतलब एक प्रकार से जनवरी से लास्ट में मैंने पेपर सॉल्व किया था, पहला पेपर जब मुझे लगा था जेआरएफ का पेपर कैसा होता है, और उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करता था और अपनी पढ़ाई करता था। ये लगभग क्रम चला है मेरा जून तक, और जून तक ही मैंने लगभग बहुत सारे निबंध के, कहानी के, उपन्यास के, नाटक के नोट्स तैयार कर लिए थे। तो पढ़ता था और नोट्स तैयार करता था और पेपर सॉल्व करता था। तो इससे क्या होता था कि एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार पढ़ लिया। अगर हम कोई चीज़ एक बार पढ़ते हैं तो उतना अच्छी तरीके से नहीं याद होती है जितने, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि हर किसी को कि कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको एक बार पढ़ो, है ना, पढ़ करके फिर उसको डिस्कस करो या उसको कहीं लिखो। तो जब हम उस चीज़ से 3-4 बार रूबरू होते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। सर, जैसा कि मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने नेट जेआरएफ के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और उसके लिए हम लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाह रहे हैं कि हम लोगों को नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए कौन सी किताबें किस तरीके से पढ़ना चाहिए? ईशान ने मुझसे पूछा कि आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं और कौन कौन सी किताबें महत्वपूर्ण होती हैं, वो ये जानना चाहते हैं। तो दरअसल मैंने जो किताबें पढ़ी थी वो सबसे पहली जो किताब है और जो मुझे सबसे श्रेष्ठ किताब लगती है वो है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी में कोई सानी नहीं है। मुझे सबसे श्रेष्ठ अगर इतिहास ग्रंथों में कोई लगता है तो आचार्य शुक्ल का इतिहास है। इस किताब को मैंने लगभग 10 बार तो पढ़ा ही होगा। मैंने इसके सारे तथ्य नोट कर लिए थे। मतलब इस किताब को मैंने जब भी समय मिलता था मैं इस किताब को पढ़ता रहता था। तो सबसे पहली किताब है आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद आती है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित एक किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये भी किताब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल शुक्ल जी का जो इतिहास है वो 1940 तक का इतिहास है, क्योंकि शुक्ल जी 1941 में एक्सपायर हो गए थे, तो वो इतिहास ग्रंथ जो है वो आदिकाल से लेकर 1940 तक है। लेकिन 1940 के बाद भी हमारे हिंदी में विभिन्न धाराएं, है ना, या यूँ कहें कि कहानी और उपन्यासों का जो मुख्यतः विकास है वो मुझे 1940 के बाद ही नज़र आता है। तो उसके लिए और बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे कवि भी हैं, है ना, तो और बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं, जैसे कि उसमें अजय प्रसाद द्विवेदी का जिक्र नहीं है, उसमें अज्ञे का जिक्र नहीं है, उसमें दिनकर को भी एक लाइन में निपटा दिया गया है। तो इस तरीके से नगेंद्र जी का इतिहास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के समय को समझने के लिए। तो सबसे पहली किताब आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, और एक किताब 2-3 इतिहास ग्रंथ और हैं, क्योंकि मैंने इतिहास ग्रंथों पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि लगभग क्या है कि 50% क्वेश्चन जो होते हैं इतिहास ग्रंथों से आते हैं। तो तीसरा इतिहास ग्रंथ है बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो मुख्य तौर पर मैंने ये 4 इतिहास ग्रंथ पढ़े, और हाँ एक किताब और पढ़ी थी मैंने, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास अजय प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये 5 इतिहास ग्रंथ जो थे इनको मैंने पढ़ा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा, और इन किताबों को पढ़ करके मैंने नोट्स तैयार किए और पढ़ता था और उनको समझने की कोशिश करता था। मतलब रटने की बजाय मैंने रटने को कभी वरीयता नहीं दी या महत्ता नहीं दी, मैं हमेशा समझने का कायल रहा हूँ। मैं सोचता हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो जितना उतना समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझी हुई चीज़ स्थायी होती है, रटी हुई चीज़ क्षणिक होती है। तो इसलिए व्यक्ति को रटने की बजाय समझना चाहिए। तो मैं ये इतिहास ग्रंथ पढ़ता था। इसके अलावा बात करता हूँ भाषा विज्ञान की, तो भाषा विज्ञान के लिए हिंदी भाषा उद्गम विकास उदयनारायण तिवारी जी की किताब बहुत अच्छी है। भोलानाथ तिवारी जी की भी भाषा विज्ञान बहुत अच्छी किताब है, भाषा विज्ञान उससे पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा काव्य शास्त्र में भगीरथ मिश्रा जी का भारतीय काव्य शास्त्र, निर्मला जैन जी का पाश्चात्य काव्य शास्त्र, और एक देवेंद्र शर्मा जी का ही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र की 2 किताबें ले सकते हैं, निर्मला जैन और देवेंद्र शर्मा जी की, और भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप भगीरथ मिश्रा जी की किताब ले सकते हैं। एक किताब और है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की, उसमें आपको भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। काव्य शास्त्र के लिए निर्मला जैन जी का काव्य शास्त्र और देवेंद्र शर्मा जी का काव्य शास्त्र जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र सबसे बेहतर काव्य शास्त्र है। और इसके बाद में उपन्यास, कहानी, नाटक जो एक प्रकार से साहित्यिक किताबें हैं तो ये तो खरीदनी ही पड़ती हैं। कामायनी, उर्वशी, राम की शक्ति पूजा, नागार्जुन की रचनाएं, केदारनाथ अग्रवाल सिंह, इन सब की भी जो रचनाएं एक प्रकार से जो टेक्स्ट होते हैं वो तो खरीदने ही पड़ते हैं। शेखर एक जीवनी है, झूठा सच है, तमस है ना, तो ये सारी किताबें भी मैंने खरीद करके पढ़ी। और कुछ नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, ये सारे उपन्यास भी मैंने खरीद करके पढ़े थे।
और इसके अलावा फिर कहानियों में भी एक हिंदी कहानी संग्रह भीष्म साहनी जी द्वारा संपादित है, उस किताब को मैंने खरीद करके पढ़ा था, तो उससे कहानियाँ लगभग कवर हो गई थी। और इसके अलावा कुछ वैचारिक ग्रंथ भी होते हैं, जैसे कि संस्कृति की 4 अध्याय दिनकर की किताब है, और गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन, तो एक ये भी गूगल से भी पढ़ा जा सकता है, या अगर गूगल से ना पढ़ना चाहें तो कुछ किताबें भी आती हैं, तो उन किताबों से भी आप इन दर्शनों को, वैचारिकी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लेकर के पढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। सर, जैसा कि आपका कहानी कलेक्शन देखा है मैंने, आपने लगभग 2 दर्जन कहानियाँ लिखी हुई हैं, जिसमें से कुछ पत्रिकाओं में छप भी चुकी हैं। तो इन कहानियों को लिखने का आपका मुद्दा क्या था? आपका जो सामाजिक दृष्टिकोण था वो क्या था इस पर? मनीषा ने पूछा कि आप बहुत सी कहानियाँ भी लिखते हैं, आपकी बहुत सी कहानियाँ छप भी चुकी हैं, तो मनीषा जानना चाहती हैं कि मैं किन मुद्दों पे कहानियाँ लिखता हूँ और समाज को देखने का मेरा दृष्टिकोण क्या है। तो दरअसल मेरी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो कहानियाँ हैं वो युवाओं की समस्याओं को लेकर के हैं। मुझे इस समय सबसे ज़्यादा युवाओं की ही समस्याएं नज़र आती हैं, जो आज मैं देखता हूँ कि अगर कोई एक फॉर्म निकलता है तो लाखों की तादाद में लोग फॉर्म भरते हैं। सीटें मुश्किल से 4000, 5000, 6000 हुआ करती हैं। मैक्सिमम लड़के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेरोज़गारी, या आज युवाओं के पास समस्या ये है कि उनको काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिससे मैं खुद ही इसका साक्षी रहा हूँ कि मैं पढ़ाई भी करता था और साथ साथ एक स्कूल में पढ़ाता भी था। तो इस नाते क्या है कि जो आज का युवा जो जिन समस्याओं को फेस कर रहा है, तो मैं जो भी लिखता हूँ वो युवाओं से ही सीधे कनेक्ट होता है। और एक प्रकार से मेरी लगभग कह सकता हूँ कि 10-12 कहानियाँ जो हैं 2 दर्जन कहानियों में, वो युवाओं की समस्याओं को लेकर के लिखी गई। कुछ युवा हैं जो ये गांव में रहते हैं, जिनके पास जो किसानी भी करते हैं, आगे पढ़ते भी हैं, लेकिन मतलब पढ़ते भी हैं और आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ उनकी समस्याएं हैं, कुछ हमारे शहरी युवाओं की समस्याएं हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कुछ कॉलेज की जो विसंगतियाँ हैं, या कुछ उनके जीवन की खुद की विसंगतियाँ हैं। तो इन्हीं सारी विसंगतियों को उठाते हुए ही मैं कहानियाँ लिखता हूँ। और जैसा कि समाज का दृष्टिकोण है, तो एक प्रकार से मैं युवा हूँ, 22-23 साल की उम्र है, तो मेरा भी दृष्टिकोण जो है वो एक प्रकार से एक युवा का दृष्टिकोण है। और मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि नथिंग कैन सक्सीड टू सक्सेस को कोई चीज़ सुपरसीड नहीं कर सकती। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है क्या? सफलता। तो हम मतलब मायने ये नहीं रखता है कि मैंने कहाँ जॉब की या मैंने किन समस्याओं में पढ़ा, बस मायने ये रखता है कि मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा परिणाम मिला। ठीक है, तो मैं भी यही करता था कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता भी था और अपनी पढ़ाई भी करता था। और ये था कि जब JRF का पेपर जैसे नज़दीक आता जाता था, तो मैं सुबह 7 बजे उठता था और 7 बजे से मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। दोपहर में 1 बजे तक पढ़ाई करता था, बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गया रात के 10 बजे तक। मतलब एक महीना मैंने लगभग बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसका परिणाम ये रहा कि मेरा हिंदी में 100 परसेंटाइल आया और ओवरऑल मेरा 99.95 परसेंटाइल था। तो मेरा युवाओं को ये संदेश है कि अगर आपके पास चाहे जितनी समस्याएं आएँ, लेकिन आप समस्याओं से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, समस्याओं से हारिए मत, समस्याओं को खुद हराइए। जैसे कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जब कभी मुझे दुश्चिंताएं घेरने लगती तो मैं सुखद कल्पनाएं करने लगता हूँ। तो मुझे भी कभी कभी परेशानियां मुझे भी आती थी, तो मैं उस समय सुखद कल्पना करता था। तो इसलिए हम युवाओं से ही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने लक्ष्य पे वेल फोकस्ड रहिए और एक स्ट्रेटजी बना करके कि हमें 5 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है। टाइम मायने नहीं रखता है कि आप 10 घंटे ही पढ़ें। मैं रेगुलर 10 घंटे नहीं पढ़ता था, एग्जाम से बस 1 महीना पहले ही मैंने ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आप पढ़िए और कॉन्सेप्शंस को, अवधारणाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा कॉन्सेप्शन को समझेंगे, आपकी आइडियोलॉजी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और अब आज के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो आइडियोलॉजिकल बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अब जो पढ़ो उसको समझने की कोशिश करो और निश्चित है कि आपको भी सफलता मिलेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी स्ट्रेटजी हमसे साझा किया और हम लोग युवाओं को आपने प्रेरणा दी। और जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है, जो देखेंगे, जो लोग इसको देखेंगे वो भी इससे प्रेरणा स्रोत होंगे। धन्यवाद सर। बहुत सारे आपने हम लोगों को अपनी स्ट्रेटजी दी है, बहुत सारी ट्रिक्स आपने बताई हैं, बुक्स कलेक्शन बताए हैं। तो जो हमारे व्यूवर्स होंगे, जो पेरेंट्स हैं, वो उनको काफ़ी सहायता मिलेगी, हमें तो मिलेगी ही, साथ में उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा और जिशान।